वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोगों का जो है, टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी। 9th क्लास का स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क और एनर्जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक की मदद से फिजिक्स में काफी कुछ समझने में, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प होती है। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, आप अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, आप इवन और भी कोई दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं जो 11th स्टैंडर्ड का होता है, तब भी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस पूरे चैप्टर को हम डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर हेडिंग्स में पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क कैसे निकाला जाता है, वर्क कितने टाइप का होता है। उस सेकंड टॉपिक जो हम इसके बाद शुरू करेंगे वो टॉपिक होगा एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी किससे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किससे कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किससे कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है, एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, हम इस पे बात करेंगे। एनर्जी का टॉपिक समझने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पावर, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, देयर आफ्टर पावर, और इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कुल मिला के हमने इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को 3 टॉपिक, मेजर टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक वर्क है, दूसरा टॉपिक एनर्जी है, और एनर्जी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा एक और अगर देखा जाए सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, दैट इज द नेम ऑफ टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एंड लास्ट टॉपिक हम चर्चा करेंगे दैट विल बी द वर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की कि वर्क क्या होता है। वर्क सुनते ही किसी भी इंसान के दिमाग में आता है कि मेरे पापा 7 घंटे की ड्यूटी जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं। मेरे पापा वर्क पे जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। कई बार हम एटीएम की मशीन के पास में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर गार्ड खड़ा होता है। हम कहते हैं गार्ड काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर खड़ा हुआ है, वर्क कर रहा है। कई बार मजदूर आप देखेंगे, काम करने वाले श्रमिक मजदूर, वो लोग रेती मिट्टी उठाकर इस तरह से सर पे रख के चल रहे होते हैं। चलने के बाद में हम कहते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं। कई लोग पानी की कैन उठाकर इस तरह से पानी भरने का काम करते हैं, पकड़ लेते हैं, लिफ्ट करते हैं और चलने का काम करते हैं। हम कहते हैं वो वर्क कर रहे हैं। एक्चुअलिटी में ये वर्क जो आप समझते हैं, ये वर्क और फिजिक्स में जो वर्क डिफाइन किया वो दोनों अलग है। अगर मैं ये कहूं किसी को, किसी गार्ड को मैं कहूं कि आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से, तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाए कि भैया ऐसी कैसी बात कह दी आपने कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक तो मैं वर्क कर रहा हूं। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब वो नहीं होता। फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में वर्क का मतलब समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास में एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक। हमने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया और ये ब्लॉक चलकर इस जगह पर आ चुका है, ये आगे बढ़ गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो ब्लॉक का क्या हुआ, वापस सुनिएगा। ब्लॉक पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के ब्लॉक कारण क्या हुआ, ब्लॉक चलकर आगे आया। तो वर्क ऐसा डिफाइन किया जाता है कि जब भी किसी ब्लॉक पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स के कारण वो डिस्प्लेस हो जाए तो इसे वर्क डिफाइन किया जाता है। सो वर्क को कहा जाता है, W इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब यहां पर आपने फोर्स राइट लगाया था तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट हुआ। तो हमने वर्क डिफाइन किया फोर्स, लेकिन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स हमें लेना है। सर बोले ये बात थोड़ी और अच्छे समझाइए। समझाता हूं मैं आपको। मान लो एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, आपने इस पे फोर्स F लगाया, थीटा एंगल पे लगाया। अब आप इस पर फोर्स लगाते हैं और ये ब्लॉक खींचकर आगे की तरफ चलकर बढ़कर आ जाता है और ये ब्लॉक यहां पर पहुंच जाता है और ये S डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए यहां पर आगे आता है। तो बताइए क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? आप खुद ही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है? तो बहुत सारे बच्चे देख पा रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में, F1 F। तो इस बार फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ में किसी एंगल पर है। देखिए यहां पर फोर्स कैसा था, सर बोले फोर्स राइट था। डिस्प्लेसमेंट कैसा था, सर बोले डिस्प्लेसमेंट भी राइट था। फोर्स भी राइट, डिस्प्लेसमेंट भी राइट, दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 था। सर बिल्कुल सही बात है, थीटा 0 था। दोनों की डायरेक्शन सेम थी, हम ये कह सकते हैं। यहां सेम नहीं है तो हमने क्या बोला, फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए।
फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं इस रास्ते पे यहां से यहां तक चला जाता हूं, जिससे मैं कह देता हूं F1 और मैं इसे कह देता हूं F2। सपोज यहां से यहां पहुंचने का तरीका सुनना ध्यान से, यहां से यहां जाने का तरीका, कोई इस यहां से यहां पहुंचना चाहता है तो इसके दो तरीके भी हो सकते हैं, एक इधर जाइए और एक इधर जाइए। तो देखिए एस की डायरेक्शन और F1 की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई। चेक कर लो एक बार फिर से, एस की डायरेक्शन और F1 की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई। तो यहां पर वर्क डिफाइंड होगा वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो वो तो F1 है इनटू डिस्प्लेसमेंट S। अब वो कैसे निकाला जाए, देखिए आप 9th स्टैंडर्ड में हो सकता है कई बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो सकता है कई बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है 9th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया नहीं गया हो, तो मैं 9th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि मान लो ये ट्राइंगल है आपके पास में, आप सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि ट्राइंगल में ये थीटा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे लार्जेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ बेस कहलाता है। सबसे लार्जेस्ट कहलाता है हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ उसे बेस कहते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन थीटा कहते हैं इसे कहते हैं कॉस थीटा और इसे कहते हैं टेन थीटा। सर बोले मतलब क्या, मतलब ये साइन थीटा को लिखा जाएगा परपेंडिकुलर, देखो साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, सर बोले परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनियस कितना है, AB है, तो BC बाय AB, इसे ऐसा लिखा जाएगा। कॉस थीटा को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां बेस कितना दिख रहा है आपको, ये रहा बेस AC, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास में, तो ये आपके पास AB है। और टेन थीटा क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस कितना है आपके पास में, बेस आपके पास AC अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मुझे चाहिए F1 की वैल्यू, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस। मुझे चाहिए F1 की वैल्यू। F1 कैसे निकाला जाएगा, तो F1 निकालने का आसान तरीका, हाउ टू फाइंड F1, तो आप इसी ट्राइंगल में देख लीजिए F1 निकालने का आसान तरीका। F1 निकाला जाएगा, नोटिस कीजिए, कॉस थीटा, इसे लिखा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, तो बेस है आपके पास F1 और हाइपोटेनियस कितना है, तो है F। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो F1 आता है F cos थीटा, F1 इज गिवन एज F cos थीटा, बराबर। तो हम कह सकते हैं वर्क जो डिफाइन किया गया है F1 इंटू S, सो वर्क इज डिफाइंड एज F cos थीटा इंटू S, W दैट इज गिवन एज mod F mod S cos थीटा। सो ये आता है वर्क डन का फॉर्मूला। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पर हो तो वर्क डन दिया जाता है mod F mod S डिस्प्लेस cos थीटा। mod F को क्या कहते हैं, तो mod F को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। mod S को क्या कहा जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम कहें थीटा क्या होता है, सो व्हाट इज थीटा, सो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल को थीटा कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है, थीटा कहा जाता है। अब जैसा कि आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा समझ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता रहा हूं, बस उस टेबल को याद कर सकते हैं, आपके काम आएगी। और नहीं भी याद किया तो 3 वैल्यू याद कीजिए। देखिए थीटा 0 30 45 60 90, पहले याद रखना साइन थीटा, फिर बात करना कॉस थीटा और बात करेंगे टेन थीटा के बारे में। साइन 0 0 होता है, ये देखो यहां पे मैं थीटा लिख देता हूं। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है।
कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री आप बात कर सकते हैं, √3/2 उल्टा कर दीजिए, 1/√2 1/2 और ये 0 होता है। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट, 10 0 1/√3 1 √3 और इन्फिनिटी। इसमें से आपको याद क्या करना है, हमें मतलब है कॉस थीटा से। सो कॉस की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो कॉस 0 कितना होता है, तो कॉस 0 +1 होता है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। आप यहां देखिए कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू आप यहां चेक कर सकते हैं 0 होती है, द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0। अच्छा एक वैल्यू और याद होनी चाहिए, कॉस 120 जिसे कहते हैं -1/2 और कॉस 180 जिसे कहते हैं -1। -1 को मिनिमम वैल्यू कहा जाता है, -1 को क्या कहा जाता है, मिनिमम वैल्यू कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं। देखिए आप एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास में ये फोर्स है 5 न्यूटन का, ये फोर्स जब इस पे लगता है तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके लाता है। मान लो 2 kg का एक ब्लॉक है, 2 kg का एक ब्लॉक है, 5 kg, 5 न्यूटन फोर्स, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास। वर्क का फॉर्मूला ये देखिए, फोर्स राइट साइड है, फोर्स राइट साइड है, ये देखिए राइट साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो एंगल 0 है दोनों के बीच का। एंगल 0 इसका मतलब हम कह सकते हैं मॉड एफ मॉड एस कॉस 0, इसे लिखा जा सकता है मॉड एफ और मॉड एस, मॉड एफ और मॉड एस बराबर। मॉड एफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मॉड एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। कॉस 0 +1 होता है। सो वर्क डन की वैल्यू एफ आया आपके पास 5, डिस्प्लेसमेंट आया 4, ये न्यूटन मीटर आता है आपके पास में, इसे लिखा जा सकता है 20 न्यूटन मीटर। क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, 20 न्यूटन मीटर। और ये पॉजिटिव वर्क आया है, तो जब भी थीटा 0 होता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क है। काम कीजिए आप इसे लिख लीजिए, F1 = F cos थीटा, cos थीटा F1/F। तो आप इसे लिख लीजिए, तो आप लिख चुके होंगे आप लोग। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर पहला केस समझ में आ चुका है। पहला केस समझ में आने के बाद में हम बात करते हैं कि जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब क्या होगा, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब क्या होगा, तब कैसे इसे निकाला जाएगा, कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए यहां पर कैसे, मान लीजिए केस नंबर 2, थीटा = 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में लिखा जा सकता है वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। वर्क डन कैन बी रिटन मॉड एफ मॉड एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, वर्क डन दैट कैन बी रिटन मॉड एफ मॉड एस कॉस 90 0। सो वर्क डन की वैल्यू आपके पास कितने निकल कर आ जाती है। सो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि वर्क डन 0 होता है। पर बच्चों इसी समय आपके मन में एक प्रश्न चल रहा है, पता प्रश्न क्या चल रहा है कि सर आपने ये तो बता दिया कि थीटा 90 डिग्री होता है, सिचुएशन तो बताओ कैसे निकालेंगे, कोई सिचुएशन बताओ फिजिकल कि कैसे निकाला जाएगा। तो देखो इसका सिचुएशन कैसा है, ये 2 kg का ब्लॉक है, मैं इस पे लगा रहा हूं 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स बराबर। इसके कारण ये ब्लॉक 4 मीटर डिस्प्लेस होके आगे आया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 मीटर। ये 2 kg का ब्लॉक है। अब आपको बताना है पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय 5 न्यूटन फोर्स। दूसरा क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। ग्रेविटी क्या होती है भी समझा देता हूं। भाई एम मास का ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ड्रॉप किया, भाई एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉप किया, नीचे क्यों जा रहा है, जवाब दो, नीचे क्यों जा रहा है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जा रहा है। तो जब भी किसी एम मास के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, एम इंटू जी ग्रेविटी, वेट कहा जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, इसे कह सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो जब ब्लॉक आगे जा रहा था तो ये मास एम है, एम इंटू जी इधर जाएगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा था,
सो ऐसा कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, जिसे मैं कह रहा हूं फोर्स आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है, तो नोटिस करो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री अवेलेबल है। व्हाट इज द एंगल थीटा? 90 डिग्री। सो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज गिवन एज Fg डिस्प्लेसमेंट और cos 90 डिग्री, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट और cos 90 डिग्री। आप यहां देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो ये कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया? 0 निकल कर आ चुका है। मतलब ये कौन कौन से एग्जांपल में सूट होता है, ये कौन कौन से एग्जांपल में फिट होता है, ये लिख लीजिएगा आप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से एग्जांपल में सूट होता है, कौन कौन से एग्जांपल में फिट होता है, तो देखो ध्यान से। आपके पास में मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस प्लेन पर कोई पर्सन है, पर्सन के सिर पर कोई हमने लगेज रखा हुआ है, वो लगेज को लेकर ऐसे जा रहा है, पानी का मटका लेकर ऐसे जा रहा है। अब होता ऐसा है कि उसके सिर पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये देखिए m मास का ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, एंगल 90 डिग्री हो रहा है, एंगल 90 डिग्री हो रहा है, cos 90 0, cos 90 0, वर्क डन कितना आ गया आपके पास में? 0 हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी, बराबर। मतलब अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इधर मूव करवाया जाए, इधर की तरफ, या कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इधर की तरफ मूव करवाया जाए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg, ये भी mg, इस तरफ भी mg नीचे की तरफ, और इस तरफ भी mg नीचे की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री एंगल होने पर वर्क डन 0 होगा। तो भैया वर्क निकालते समय आप हमेशा पूछना चाहिए कि किस फोर्स का वर्क डन निकालना है, क्योंकि देखिए यहां पर वर्क डन बाय 5 न्यूटन पूछा जाता है, तो देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 न्यूटन इस तरफ, 4 मीटर इधर तरफ, और 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा था। तो आप नोटिस करो फोर्स किस तरफ है, राइट है या लेफ्ट है? नोटिस करो फोर्स किस तरफ है, सर बोले राइट है। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ है, सर डिस्प्लेसमेंट भी राइट है। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? बोले वर्क कहलाता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 5, डिस्प्लेसमेंट है 4, 5 4 जा कितना आया? 20 न्यूटन मीटर। तो हमें यह पूछने की जरूरत होती है कि फोर्स, कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो चलिए 2 केस समझ में आ चुके हैं इसके, अब तीसरा केस समझते हैं। केस नंबर 3, इसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉपी कर चुके होंगे आप लोग। तीसरा केस जो आपके सामने है बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, और वो केस है एंगल 180 डिग्री का होना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री का होना। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और आप और हम जानते हैं cos 180 की डिग्री की वैल्यू -1 होती है, और -1 को क्या कहा जाता है? तो -1 को मिनिमम कहा जाता है। सो वर्क डन इस बार कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 डिग्री। नाउ cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो चुकी है? तो cos 180 डिग्री की वैल्यू हो गई है -mod f -mod s। सो बच्चों इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि थीटा जब 0 था तो cos थीटा की वैल्यू +1 थी, तो वर्क डन आपके पास में +mod f mod s निकल कर आया। थीटा जब 90 डिग्री है, सो cos 90 की वैल्यू कितनी है? तो cos 90 की वैल्यू 0 है। सो वर्क डन आपके पास कितना निकल कर आया? 0 निकल कर आया। थीटा 180 डिग्री है, सो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो -1 है। सो वर्क डन कैसा निकल कर आया? -mod f mod s, नेगेटिव निकल कर आया। तो ये ध्यान रखना आप कि फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, या फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दोनों के बीच का थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होता है तो ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है। थीटा अगर इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो ये रिजल्ट मिलने वाला है, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, मतलब ये रहा फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो हमेशा वर्क डन नेगेटिव होता है। तो वर्क 3 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है 0 होता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन तो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे 9th स्टैंडर्ड में। वर्क की यूनिट क्या होती है, उसकी एमकेएस यूनिट क्या है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या है, दोनों के बीच के रिलेशंस क्या है, ये हमें बात करने की जरूरत है। साथ ही साथ वर्क के और क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, हम ये बात करेंगे। नोटिस करना स्टूडेंट्स, यूनिट के बारे में बात की जाए। सो वर्क डन आपके पास है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, अगर ए वाला केस हो तब फोर्स भी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 हो तब। अच्छा, इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम की हम बात करते हैं, फोर्स को लिया जाता है 1 न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को लिया जाता है 1 मीटर में। वर्क डन आता है आपके पास में 1 न्यूटन 1 मीटर, इसे कहा जाता है 1 जूल। इसे ऐसा समझा जाएगा कि अगर किसी ब्लॉक पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है और वो 1 न्यूटन का फोर्स उस ब्लॉक को, देखना ध्यान से, एम मास मतलब 2 kg का ब्लॉक ले लीजिए, और वो 1 न्यूटन का फोर्स उस ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस कर देता है, 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स 1 जूल है। वर्क डन बाय फोर्स 1 जूल है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है न्यूटन का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लिखा जाता है। सो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर वर्क को लिखा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। सो इसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से भी बताया जाता है। ये हो गया आपके पास में एमके सिस्टम की बात। अब बात करते हैं इन सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में 1 डाइन होता है और डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर। सो वर्क डन इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 1 डाइन सेंटीमीटर, और 1 डाइन सेंटीमीटर को कहते हैं 1 अर्ग। 1 अर्ग, 1 डाइन सेंटीमीटर को 1 अर्ग कहा जाता है। बच्चों, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि न्यूटन और अर्ग, नहीं न्यूटन नहीं, जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन होता है बताइए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, पहले से आप कॉपी कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है इस पे हम बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द जूल एंड अर्ग, कैसे निकाला जाएगा। तो जूल और अर्ग में रिलेशन अभी आपके सामने मैंने बताया। इन एमके सिस्टम 1 जूल that is 1 Newton meter. In CGS system 1 erg that is 1 dyne सेंटीमीटर। बच्चों, आप और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमने सीखा है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵ डाइन के इक्वल होती है एंड 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। ये बात आप और हम सीख चुके हैं। ओके, तो 1 सिंस 1 जूल जिसे लिखा जाता है 1 न्यूटन मीटर और 1 न्यूटन जिसे क्या लिखा जाता है 10⁵ डाइन, 1 मीटर को क्या लिखा जाता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल क्या कहलाएगा आपके पास में, 1 जूल कहलाएगा 10⁵ इंटू 10⁻² डाइन सेंटीमीटर। 1 जूल 10⁷ डाइन सेंटीमीटर को क्या लिखा जाता है, तो इसे अर्ग लिखा जाता है। सो 1 जूल, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर 10⁵ 10⁻² को कैसे ऐड किया। 10⁵ 10⁻², ए की पावर m ए की पावर n, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है बच्चों, m+n लिखा जाता है। यहां पर भी 10 है, 5+2, तो 5+2 देखो कितना आ जाता है आपके पास में 7 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल दैट इज इक्वल टू कितना अर्ग 10⁻7 अर्ग। ये टॉपिक वर्क की डेफिनेशन का, वर्क के बारे में काफी कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कुछ 1-2 बातें और है जो मुझे आपसे चर्चा करने की जरूरत है, जो हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में आपको ना मिले स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जेडीबी मेंस नेट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले होंगे, तो ये डिस्कशन अब आगे वहीं से कंटिन्यू होगा, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कंटिन्यू होगा। और वो डिस्कशन कुछ इस तरह से, कॉपी कीजिएगा। आप देखिए डिस्कशन ऐसा है, कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऑल्दो ये वाला पहला पॉइंट आपकी किताब में भी दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर पैक करके दिया हुआ है कि भाई अगर अर्थ सन के आसपास, अगर अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, सन के आसपास अगर कौन रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व हो रहा है,
तो बताइए वन कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, वन कंप्लीट साइकिल के अंदर कितना वर्क डन होगा? वन कंप्लीट साइकिल के अंदर कितना वर्क डन होगा? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब कोई घूमता है, मान लो ये ए से कहां गया, बी से कहां गया, सी से कहां गया, डी। सो ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी और डी से। तो वन साइकिल के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। वन साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं फोर्स इंटू 0, दैट इज आंसर विल बी 0। सो कहा जाता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहा जाता है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन वन साइकिल इज इक्वल टू 0। वन साइकिल इज इक्वल टू 0। ये होने के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास में एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है। इस ब्लॉक को 3 तरह से मोशन परफॉर्म करवाया जा रहा है। कोई पर्सन है, इस ब्लॉक को उठाता है और उठाकर ले जाता है 10 मीटर हाइट तक डिस्प्लेस कर देता है। 2 kg का ब्लॉक है। आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या बताया जा रहा है, आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक बात बताई जा रही है कि वर्क डन किसके कारण निकालना है, कौन से फोर्स के कारण निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकालना है। 2 kg का ब्लॉक है। अभी मैंने अभी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो आएगा m इंटू जी। कितना आएगा? m इंटू जी। m कितना है? 2 किलोग्राम। m कितना है? 2 किलोग्राम। g की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा गिवन है। वैसे तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वैसे तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहां पे 10 गिवन है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर। कितना ऊपर जा रहा है? 10 मीटर ऊपर जा रहा है। तो देखिए पहला बात है कि इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? तो बोले 2g लग रहा है। m इंटू जी, 2g। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऊपर? बोले ऊपर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट s। कितना है डिस्प्लेसमेंट? तो 10 मीटर। दोनों के बीच का एंगल बोलो कितना है? सर बोले 180 डिग्री एंगल है। बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री एंगल है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा कैसे लिखा जाएगा? देखिए ग्रेविटी, फोर्स है आपके पास में 2 इंटू जी, 2 इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट आपके पास में 10 मीटर है, मॉड, और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1। 2 इंटू 10 कॉस 180 डिग्री -1। वर्क डन बाय ग्रेविटी 2 इंटू 10 20 मल्टीप्लाई बाय 10 -200 जूल। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास में कितना आ जाता है? आपके पास में -200 जूल। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई होगी। एक बात और समझो स्टूडेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा 0, इसका कोई यूनिट नहीं होता है कॉस का, बराबर। थीटा का होता है लेकिन कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे आप मान लो कॉस 0 रख देते हो तो +1 आ जाता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगर प्रोडक्ट कर देते हो तो आपको मिल जाता है वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का आप प्रोडक्ट कर देते हो तो आपको मिल जाता है वर्क। सर इसका मतलब क्या? मतलब समझो बच्चों, मान लो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें ऐसा बताया कि भाई फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, आपको वर्क निकाल के बताना है। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को प्रोडक्ट करने पर आपको वर्क मिल रहा है, मतलब एरिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, क्या बोलेंगे हम? एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क। एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क। सो वर्क डन, एरिया निकालना है तो ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है यहां से यहां तक? 5 मीटर है। हाइट कितनी है आपके पास में? 10 न्यूटन है। तो वर्क डन W कितना आ जाएगा? चेक करो, W आ जाएगा आपके पास में
25 न्यूटन मीटर और 25 जूल। दिस कैन बी रिटन 25 जूल। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ चुकी है। इसे कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है पर फिर भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है यहां से यहां तक, ठीक है। ये रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, 10 न्यूटन और 0, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर 0, 15 मीटर और 25 मीटर, ये आपके पास में अवेलेबल है। अब आ जाता है आपके पास में ये देखिए ट्रेपेजियम है आपके पास में। दिस इज बेसिकली ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में यहां से यहां तक की हाइट h, ये a और ये b। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक। चलिए इसको समझते हैं हम। 0 से लेके 25, तो b की वैल्यू आपके पास में 25 आ चुकी है। b की वैल्यू 25, यहां से 0 से लेके 25 मीटर, ये यहां से देखिए 5 मीटर, यहां से 15 मीटर, तो 15 माइनस 5 कितना आता है? तो ये 10 मीटर आता है आपके पास में। 15 माइनस 5 कितना आता है? 10 मीटर आता है। और हाइट कितना है आपके पास में? तो 10 न्यूटन। सो भाई एरिया निकालना है, मतलब वर्क निकालना है। सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना है? 10 न्यूटन। सो W इक्वल टू 35 इंटू कितना? 5। तो ये आपके पास में आ जाता है 150 प्लस 25 175 जूल, दैट इज न्यूटन मीटर। सेकंड क्वेश्चन आपको यहां तक क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम समझेंगे जो वर्क निकालने पर हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। उम्मीद करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा। आइए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि आपको फिर से ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है और आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। देखिए यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ये फोर्स, ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, फिर से ये 10 न्यूटन, 0 से लेके 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। सो यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर देखो y एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट, राइट एक्सिस का, x एक्सिस का इधर वाला राइट वाला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। x एक्सिस का इधर वाला पार्ट क्या होता है? तो नेगेटिव होता है। ये y एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट है तो इसे क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव कहा जाएगा। और ये y एक्सिस का नीचे वाला पार्ट है, इसे नेगेटिव कहा जाएगा। तो भाई फोर्स इधर की तरफ देखो, ऊपर वाला पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट है। भाई ये देखो y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, फिर से ये पॉजिटिव पार्ट है। मतलब ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा। सो मैं कहता हूं पहला एरिया A1, दूसरा एरिया A2 और तीसरा एरिया आपके पास में A3 अवेलेबल है। सो टोटल वर्क डन आएगा आपके पास प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3। टोटल एरिया निकालना है। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताएं? ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सर बोले L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसे एरिया कहा जाता है। सर बिल्कुल सही बात है। यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, तो A1 कितना आ गया? 5 मीटर, 5 न्यूटन, 25 न्यूटन मीटर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। यहां से यहां तक की बात करते हैं। ये 10 माइनस 5 तो कितना आ जाता है? 5। A2 कितना आ गया आपके पास? देखो यहां से यहां तक 10 है, ये 5 है, सो 5 मीटर इंटू 10 न्यूटन, 15 न्यूटन मीटर, ये आ जाता है आपके पास। और A3 की बात करें, थर्ड नंबर एरिया, इसके बारे में हम बात करें। यहां से यहां तक का एरिया देखिए कितना है आपके पास में? 15 और ये 10, तो 15 माइनस 10 कितना आता है? 5। 15 माइनस 10 5 और ये 10, तो ये आ गया 5 मीटर इंटू 10 न्यूटन, ये आंसर आ जाता है 50 न्यूटन मीटर। चलिए A1 A2 A3 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। A1 कितना है चेक करें। सर बोले 25 न्यूटन मीटर, माइनस A2 कितना है? सर बोले 50 न्यूटन मीटर। A3 कितना है? सर बोले वो भी 15 न्यूटन मीटर।
आप 15 न्यूटन मीटर, तो इससे ये कैंसिलेशन हुआ, तो वर्क डन आया आपके पास में +25 न्यूटन मीटर, +25 न्यूटन मीटर। तो ये वर्क डन का आंसर आ चुका है आपके पास में। बच्चों अब हम टॉपिक नंबर सेकंड पे बात करेंगे। टॉपिक नंबर सेकंड जो होता है वो टॉपिक नंबर सेकंड है एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किसे कहा जाता है, कितने टाइप की एनर्जी होती है और उन एनर्जी के यूजेस क्या होते हैं। देखिए टॉपिक नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए हम एनर्जी सुनते हैं तो कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। कहते हैं कई एक दुबला पतला इंसान है और एक मोटा इंसान है, पहलवान है बेहतरीन, और कोई बहुत तेज भाग रहा है और बहुत स्लो भाग रहा है, तो हम क्या कहते हैं, तेज भागने वाले के पास ज्यादा एनर्जी है। ऐसा नॉर्मली हम कहते हैं ना। और हम ये कहते हैं कि भाई जो स्लो भाग रहा है उसके पास कम एनर्जी है, तो हम कहते हैं लेस एनर्जेटिक है और मोर एनर्जेटिक है। बच्चों लेकिन एक बात और समझिएगा ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स में एनर्जी का मतलब क्या है। यहां हम क्या कर रहे हैं, देखो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एम मास का ब्लॉक था, जैसे कि 2 kg का ब्लॉक था। 2 kg के ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया था 5 न्यूटन और उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया था, 2 kg के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया था 4 मीटर। तो हमने किया क्या था, हमने फोर्स लगाया था, ऐसा फोर्स लगाया था। शुरुआत में ऑब्जेक्ट क्या था, शुरुआत में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, पर अब जब आपने फोर्स लगाया तो रेस्ट पर रहा या मोशन में आ गया। वापस सुनना, फोर्स लगाया तो रेस्ट पर आया, मोशन में आ गया। सर बोला मोशन में आ गया। मोशन में आ गया मतलब उसने एनर्जी, जो फोर्स लगाया, जो वर्क हुआ, उसके कारण उसमें चेंज आ गया, मतलब मोशन में आ गया। तो मोशन में आया क्यों, क्योंकि वर्क हुआ। वर्क कैसा वर्क हुआ, तो देखो यहां पर ध्यान से, वर्क डन था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कहां पर था, राइट साइड था। डिस्प्लेसमेंट कहां पर था, राइट साइड था। एंगल कितना था, 0 था। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0, cos 0 + 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहते हैं वर्क डन पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो वर्क डन पॉजिटिव था। तो जब पॉजिटिव वर्क होता है तो एनर्जी गेन हो जाती है। वापस सुनना ध्यान से, पॉजिटिव वर्क होता है तो सिस्टम एनर्जी गेन करता है। ब्लॉक ने एनर्जी गेन की। अब इसका उल्टा, नेगेटिव वर्क होगा तो याद रखना सर, ब्लॉक एनर्जी गेन नहीं करेगा, सप्लाई करेगा, दे देगा। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब वर्क पॉजिटिव हुआ तो ब्लॉक मोशन में आ गया। मोशन में आ गया मतलब एनर्जी एक्सेप्ट की, एनर्जी आ चुकी है उसके पास में, मोशन में आ गया। तो हम कहते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन। वापस सुनना, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन इज कॉल्ड विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², उसको कैसे निकाला जाएगा इस पर हम बात करते हैं। भैया हमने जो वर्क किया वही किस फॉर्म में अपीयर हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, और हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान सुनना बच्चों, ये ब्लॉक शुरुआत में किस पर था, रेस्ट पर था। लगाया क्या, सर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया, उससे क्या हुआ, सर डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चल के यहां से यहां तक एस डिस्प्लेस होकर टाइम टी में आ चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट, हम ये बात जानते हैं, जब हम किसी ब्लॉक पर, एम मास के ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, बराबर। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस ½ AT², ऐसे लिखा जा सकता है। शुरुआत में 0 पर, टी ½ AT², ये आ चुका है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, ½ इंटू AT²। नाउ वर्क डन के एक्सप्रेशन में पुटअप करते हैं, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ½ AT²। नाउ काइनेटिक एनर्जी इसे लिखा जा सकता है ½ m/AT का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है ½ m/AT का होल स्क्वायर। देखो एक काइनेमेटिकल इक्वेशन ये है, और पिछले ही चैप्टर में हमने एक इक्वेशन और पढ़ी थी। हम जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है, तो V इक्वल टू होता है U + AT। V इक्वल टू कितना होता है, U + AT होता है। तो V कौन सी वेलोसिटी होती है, सर बोले V फाइनल वेलोसिटी होती है। U क्या होता है, U इनिशियल वेलोसिटी होती है। A क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है। 0 + AT, V इक्वल टू आपके पास AT आ चुका है। V इक्वल टू आपके पास में क्या आ चुका है, AT आ चुका है, बराबर है।
तो V इक्वल टू 80 आ चुका है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 80 का होल स्क्वायर, जो हमने वर्क किया था वही देखिए यहां पर ध्यान से, हाफ इंटू एम इंटू ए इंटू टी, मतलब क्या V स्क्वायर लिखा जा सकता है 80 का मतलब। सो इसीलिए कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों पिछले चैप्टर का एक टॉपिक था मोमेंटम, वापस सुनना ना, पिछले चैप्टर का एक टॉपिक था मोमेंटम, जो मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था पिछले चैप्टर के अंदर, फोर्स एंड मोशन चैप्टर के अंदर। तो वहां मोमेंटम को डिफाइन क्या किया गया था, जैसे कि मैंने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया, इसने वेलोसिटी को गेन कर लिया, तो इस ब्लॉक के पास में फोर्स लगाने से, धक्का लगाने से मोमेंटम आ चुका है, और मोमेंटम को डिफाइन किया गया था प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये वैसे रिवीजन चल रहा है बेटा, तो मोमेंटम को क्या डिफाइन किया गया, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा कोरिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। काफी क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक पर, बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए, नीट की एग्जाम में पूछे गए, आईआईटी फाउंडेशंस में आए हुए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, यहां तक कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए आप कॉपी कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता है, जैसे कि एम मास के ऑब्जेक्ट को अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक मोमेंटम। जैसे कि हमने क्या किया, एम मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी अचीव कर चुका है, मोमेंटम कहेंगे। इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी किस एक्सप्रेशन में, हाफ एम वी स्क्वायर अवेलेबल है, दोनों तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर दो, m के हो जाता है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इंटू एम आपके पास आ जाता है, ट्वाइस m के इक्वल टू एम वी का स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर ये आ गया आपके पास में ट्वाइस m के, और m इंटू वी को हम कहते हैं p। नाउ m इंटू वी इज कॉल्ड p, सो p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2mk। 2mk इसे लिखा जा सकता है, k इक्वल टू लिखा जा सकता है p स्क्वायर अपॉन 2m, k कैन बी रिटन p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मास से रिलेशनशिप, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन कई जगह पे यूज किया जा सकता है, कई जगह पे यूज किया जा सकता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन से काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। अब देखिए इसका, इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाएगा। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाएगा कि भाई आपके पास में 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो बताइए मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी। सीधी सी बात है, मोमेंटम यहां आएगा अंडर रूट 2mk मोमेंटम, 2 इंटू 2 k 100, सो p आ गया आपके पास में 400 का रूट, और p आ चुका है आपके पास में 200, रेस्पेक्टिव यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इस तरह से मोमेंटम निकाला जा सकता है। बच्चों टॉपिक मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी समझने के बाद में अदर टाइप ऑफ एनर्जी में एक एनर्जी और बताई जाती है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जहां से जब आप आगे पढ़ने वाले हैं, आगे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जिसमें ग्रेविटेशन भी एक चैप्टर आएगा, तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, यूज होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैं समझाता हूं, क्या हुआ इसका मतलब। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा था, मैंने कहा था कि ये मान लो ग्राउंड है, ये 2 kg का ब्लॉक है, अगर 2 kg के ब्लॉक को मैं ऊपर उठा के ले जाता हूं 10 न्यूटन के फोर्स से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट।
सो मैंने इसको ऊपर उठाया और उठा के छोड़ दिया, फर्क क्या पड़ेगा बताना मुझे। 3 जगह से ले जाके छोड़ता हूं मैं। 10 मीटर फाइनल ले जा रहा हूं, उससे पहले मैं ले गया यहां पर, उससे पहले यहां पर, और उसके बाद सबसे पहले यहां पर। यहां से यहां 1 मीटर 2 मीटर ले गया, 5 मीटर ले गया, और ये 10 मीटर ले गया। पहली पोजीशन ए, दूसरी बी और तीसरी सी। यहां पर ब्लॉक रेस्ट पर था, तो इसके पास में कोई मोशन ही नहीं था, मोशन ही नहीं था मतलब रेस्ट पर था। अब क्या हुआ, मैं ब्लॉक को उठाया, यहां से ऊपर उठा के यहां पे ले गया, फिर ब्लॉक को उठा के यहां पे ले गया, फिर ब्लॉक को उठा के यहां पे ले गया। अब मैंने यहां से ब्लॉक को छोड़ दिया तो क्या होगा, तो नीचे आएगा और क्या होगा, नीचे गिरेगा आके। ब्लॉक बोले ये भी गिरेगा नीचे आके, सी ये बोले ये भी गिरेगा नीचे आके। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सबसे ज्यादा वेलोसिटी से या सबसे ज्यादा तेज आकर कहां से गिरेगा? जवाब देना, आप वीडियो देख रहे हो है ना। ए से छोड़ा, आप खुद भी कर लेना एक्सपेरिमेंट घर पे। ए से छोड़ा, फिर उससे ऊपर, और फिर सबसे ऊपर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी टकराते समय जो होगी वो सी वाले केस में होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज्यादा हाइट पर है। तो सोचो बच्चों, मैं जब इसको ऊपर उठा के ले जा रहा हूं, तो मैं जब इसको ऊपर उठा के ले जा रहा हूं, बराबर है, बहुत स्लोली ले जा रहा हूं, बहुत स्लोली ले जा रहा हूं। मान लो मैं इसको ऊपर उठा के ले गया, 2 × 10 20 न्यूटन, बराबर है। मैं इसको ऐसा कर देता हूं 40 न्यूटन कर देता हूं। मैं मान लो इसे 40 न्यूटन से फोर्स से ऊपर उठा के ले जाता हूं, ठीक है। तो वर्क डन बाय पर्सन क्या आएगा? अगर किसी ने पूछा वर्क डन बाय पर्सन क्या आएगा, तो वर्क डन, पर्सन ने फोर्स कितना लगाया, 40 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स लगा 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ऊपर की तरफ है। सो फोर्स आ गया आपके पास 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 मीटर, और कॉस 0, तो ये आ जाता है आपके पास 400 न्यूटन मीटर, 400 जूल, बराबर है। तो ये वर्क किया पर्सन ने, मतलब मैंने किया। अब मैंने किया और मैं इसको 400 न्यूटन से, 400 जूल से मैं इसको ऊपर ले चला गया। तो मेरा वर्क, मैंने कहा था ना पिछले क्वेश्चन में भी, काइनेटिक एनर्जी के केस में, मैंने जो वर्क किया था वो उसकी एनर्जी बन गया था। तो मैंने जो वर्क किया उसने उसकी पोजीशन को बदल दिया। वापस सुनना, पिछली बार मोशन था, मैं ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले गया हूं, ऊपर ले गया हूं। मैंने क्या बदल दी, मैंने पोजीशन बदल दी। मैंने क्या बदल दी, पोजीशन बदल दी। पहले रखा हुआ था ग्राउंड पे, पहले रखा हुआ था ग्राउंड पे, अब चला गया एच हाइट पर। पहले रखा हुआ था ग्राउंड पे, अब चला गया एच हाइट पर, मतलब 10 मीटर पर। मैंने क्या बदली, पोजीशन बदली। एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजीशन, बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन क्या किया जाता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे कि ये अर्थ सरफेस है आपके पास में, आप डेफिनेटली अर्थ सरफेस पे रहेंगे, रेडियस आर है। आप किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर उठा के ले गए, एच हाइट पर उठा के ले गए। बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती पता है आपको, 6400 किलोमीटर होती। मान लो हाइट आप 1 किलोमीटर उठा के ले जाते हैं, 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर की हाइट और 6400 किलोमीटर की हाइट में आप देखो 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, 1 तो बहुत छोटा है, 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। पर सोचिए अगर आप किसी को 3200 किलोमीटर ऊपर उठा के ले जाते हैं, तो ये तो h इज इक्वल टू r/2 हो गया, तो तब छोटा नहीं है। तो ये वो केस है जब h इज टू मच लेस देन r, और ये वो केस है h इज नियरली इक्वल टू r। या हम कह सकते हैं कैनॉट बी इग्नोर, कैनॉट बी इग्नोर। बच्चों आप जो भी 9th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, चिंता की बात नहीं, आपको मैं बताऊंगा कि आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है ना। पहले मैं समझा रहा हूं, अर्थ रेडियस आर 6400 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर लेगा, छोटा है। तो जब अगर एक ऐसा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का जो सारी वैल्यूज के लिए लगता है, सारी वैल्यूज के लिए, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है mgh 1 + h/r। mgh 1 + h/r ये फॉर्मूला लगता है। और आपकी किताब में जो बताया गया हुआ है वो है नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस। सर बोले नियर द अर्थ सरफेस क्या होगा? नियर द अर्थ सरफेस मतलब h की वैल्यू बहुत छोटी होगी r से,
1 किलोमीटर बहुत छोटा है 6400 किलोमीटर से, तो h बाय आर की वैल्यू, h बाय आर की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होगी 1 से, मतलब नियरली इक्वल टू 0 होगी। 1 से बहुत छोटी मतलब नियरली इक्वल टू 0, और नियरली इक्वल टू 0, तो यहां पे देखना ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा mgh 1 प्लस 0, mgh 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1 ही आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नियर द सरफेस आ गया mgh, नियर द सरफेस आ गया mgh। तो बच्चों ये कॉपी कर लीजिए, उम्मीद करता हूं कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए नियर द अर्थ सरफेस, तो हम ये कह सकते हैं जनरल एक्सप्रेशन या जनरल फॉर्मूला जो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ h, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ h, उसे बताया जाता है mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, that is change in potential energy, that is mgh 1 plus h upon r। ये आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नियर द अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। कई किताबों में पोटेंशियल एनर्जी को पीई से बताया जाता है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को देखिए ध्यान से, है ना, ये रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब ये ब्लॉक है। अब ये रेफरेंस मैंने मान लिया। अच्छा रेफरेंस से ध्यान सुनिएगा बच्चों, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव और डाउनवर्ड मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ लेंगे किसी ब्लॉक को, जैसे मान लीजिए h हाइट पर ब्लॉक गया है, h1 हाइट पर, तो h1 इस रेफरेंस से ऊपर की तरफ है, रेफरेंस से ऊपर की तरफ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg रेफरेंस से ऊपर की तरफ मतलब प्लस h1। सो ये हो गया आपके पास में mgh1 विद पॉजिटिव साइन। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सोचो आपने कुएं के अंदर इस ब्लॉक को वहीं से ड्रॉप कर दिया, कुएं के अंदर मतलब नीचे चला गया h2, लेकिन रेफरेंस से नीचे की तरफ गया मतलब माइनस है। सो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें mg माइनस h2 माइनस mgh2, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी पॉसिबल है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी पॉसिबल है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी पॉसिबल है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी पॉसिबल है, बराबर बात है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें केवल यहीं पर ब्लॉक को घुमाते जाएं रेफरेंस पर ही, तो भाई रेफरेंस पर हाइट कितनी होगी, रेफरेंस पे ऐसे घुमाते जा रहे हैं आप ऐसे, तो रेफरेंस पर हाइट कितनी होगी, तो हाइट 0 होगी, mg इंटू 0, तो आंसर पोटेंशियल एनर्जी का 0 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव एंड इट में भी 0। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर अभी डिस्कस कर लेता हूं कि इसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है, तो कॉपी कर लीजिएगा इसे। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट कैसे निकाली जाती है, तो आप चेक कीजिएगा यूनिट क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने अभी डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास के लिए किलोग्राम, स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट मीटर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे कहा जाता है 1 जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट 1 जूल, जूल ही होगा क्योंकि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का यूनिट जूल होगा। फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी यूनिट इज यूज्ड जूल। एक अदर यूनिट और भी होती है जिसे कहा जाता है 1 कैलोरी, दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल। कई किताबों में इसे लिखा जाता है 1 कैलोरी दैट इज नियरली इक्वल टू 4.18 जूल, 4.2 लिखा जाता है, 4.2 जूल के आसपास लिखा जाता है। बच्चों अब आप समय आ गया है कि टॉपिक नंबर 3 पे हम शिफ्ट हों, और टॉपिक नंबर 3 का मीनिंग मैं पहले बता चुका था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, कंजर्वेशन कैसे निकाला जाता है, उसे प्रूफ कैसे किया जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। तो चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक की तरफ। देखिए बच्चों टॉपिक नंबर 2 एनर्जी के टाइप समझने के बाद में टॉपिक नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब आप एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। देखो मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के किस्से आपको याद होंगे।
एक राजा के लिए 3 दासियां, दासियों का काम क्या हुआ था? बोले पंखा करना सर। तो क्या करते थे वो? बोले सर एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, हवा करते थे सर राजा को। अब ये आपके घर में आप यूज करते हैं क्या इस तरह का? 3 दासियां ला रखी है आपने और घर में पंखा यूज कर रहे हैं। बोले सर हम वो नहीं करते, हम क्या करते हैं? सर बोले हम बटन दबाते हैं, बटन दबाते पंखा घूमने लगता है। तो बटन दबाने पर पंखा घूमने लगा, पंखा घूमा, मतलब उसके विंग्स, उसके जो कह सकते हैं ब्लेड्स जो घूमने लगे, वो किसने घुमाए? बोले सर वो रोटेशन के लिए अंदर कुछ था, किसने घुमाया? बोले करंट पास हुआ तब घुमा सर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। दूसरा एग्जांपल आप चले जाइए बांध पर, डैम, डैम सुना होगा ना आप लोगों ने। सर क्या करते हैं सर? बिजली पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? पानी बहुत तेजी से आता है, वो कुछ घुमाता है, रोटेशन होता है, उससे एनर्जी जनरेशन होती है। मतलब हमने क्या किया? हमने मोशन को यूज किया, मैकेनिकल मोशन को यूज किया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन किया। तो पहले तरह का कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक फैन मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब पानी का जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। देखो फोन निकालो, आप फोन निकाल के आप बात करना शुरू करते हो। आप कहते हो हेलो, आपका दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है। आप कहते हो हेलो, आपका दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है। तो अमेरिका तक साउंड पहुंचेगा क्या? आप फोन को मत यूज करो, यहां से चिल्लाओ हेलो, क्या लगता है अमेरिका तक साउंड पहुंचेगा? अरे भाई जवाब दो, अमेरिका तक साउंड पहुंचेगा क्या? तो सर बोले नहीं पहुंचेगा। तो फिर इसको पहुंचाया किसने? बोले सर मेरी आवाज मतलब मैकेनिकल सिग्नल, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किया। मेरी आवाज मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किया। माइक्रोफोन ने वो काम किया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रोफोन ने वो काम किया। और इसका उल्टा, जब मैं कह रहा था लाउड स्पीकर ने क्या काम किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम लाउड स्पीकर ने किया। तो ये भी एक तरह का कन्वर्जन है। हीटर की मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बटन दबाते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं हीटर, हीटर की मदद से करते हैं हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थर्मोकपल की मदद से कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल क्या होता है, कैसा होता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। 12th क्लास फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे थर्मोकपल कैसा होता है। अब एक और डिवाइस के बारे में समझिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप बटन दबाते हैं और लाइट स्टार्ट हो जाती है तो किस में कन्वर्ट हुआ? लाइट एनर्जी के अंदर। और कई जगह पर होता है, सोलार सेल देखेंगे आपने, सनलाइट में सोलार सेल रखे होते हैं और घर में आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए सोलार सेल और फोटो सेल्स लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल सेल में कर देते हैं। देखिए आप लोगों ने निप्पो का सेल देखा होगा, ड्यूरा सेल देखा होगा, ड्यूरा सेल, निप्पो सेल। उसमें होता है सेल के अंदर कुछ केमिकल होता है, केमिकल, और उसके अंदर कुछ रॉड लगा रहता है, रॉड। तो हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। तो देखिए केमिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, केमिकल की मदद से इलेक्ट्रिकल में प्राइमरी सेल, और चार्जिंग वाले सेल जब आप यूज करते हैं तो उनको चार्जिंग पे लगाते हैं, वो चार्जिंग पे लगाते हैं और सेल चार्ज हो जाते हैं। तो चार्जिंग करी किससे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कौन सी एनर्जी? सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन एक दूसरे से पॉसिबल है, ऑल्दो बहुत सारी एनर्जी अभी भी और बाकी है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है कि भैया आपने एक ऑब्जेक्ट नट लिया, यहां पे अटैच कर दिया, थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल थ्रेड बनाई, फिर से नट आपने N1, यहां पर नट N2, दो नट ले लिया आप लोगों ने। अब आपने क्या किया? इस वाले नट को घुमाया, देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल थ्रेड बना दी इस तरह से। आपने इस नट को ऐसा घुमा के छोड़ दिया, ये घूमने लगा, घूमने लगा। जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होगी, जैसे जैसे ये स्लो होगी, तो आप पता है क्या देखोगे? इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे ये स्लो होगा तो आप देखोगे ये पहले रेस्ट पर था, पहले ये किस पे था? रेस्ट पर था। आपने इसको घुमाया, मोशन किया, छोड़ दिया, मोशन किया, छोड़ दिया, ऐसे 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 इसकी स्पीड कम होने लगी, तो इसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ने लगेगी। मतलब इधर की एनर्जी उधर में ट्रांसफर हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं बच्चों? फ्री फॉल। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है? देखो छत पे कोई दोस्त गया आपका, अनफॉर्चुनेटली उसने छत पे से एक आपने हाथ में पानी का ग्लास ले रखा था, छत पे गया, पानी का ग्लास पी रहा था, जैसे ही छत से उसने साइड में देखा पानी का ग्लास नीचे गिर गया। अब पानी का ग्लास नीचे गिरा तो इसे हम क्या कहेंगे? सर बोले वो फ्रीली नीचे आने लगा। भैया किस कारण आया? बोले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वो नीचे आने लगा, किस कारण आया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आया। समझ में आ गई बात?
तो हम ये इस कंडीशन को कहते हैं, कौन सी कंडीशन? इस कंडीशन को कहा जाता है फ्री फॉल कंडीशन। इस कंडीशन को कहा जाता है, कौन सी कंडीशन? फ्री फॉल कंडीशन कहा जाता है। अब हुआ ऐसा, समझिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए हाइट पर था, हम उसकी दो जगह पर स्टडी करेंगे, बी पर और सी पर। ये ग्राउंड है आपके पास। ऑब्जेक्ट को ए हाइट से आपने ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, यहां से यहां तक इसकी हाइट एच है। मान लो किसी टाइम टी के बाद में ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस कवर करता है। भाई ऑब्जेक्ट यहां पे था, छोड़ा, नीचे गया, नीचे गया, जमीन से टकराने से पहले वो बी पोजीशन पर है, एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। अब एक्स डिस्टेंस कवर किया तो नीचे से हाइट कितना हो गया? तो बॉटम से हाइट h माइनस एक्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो पहली एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसे कहते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसे कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम ये साबित कर देंगे, ये समझा देंगे कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। चलिए बात करते हैं। एट ए ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर या मोशन में है? तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। रेस्ट पर इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर, तो आंसर आता है 0। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो यू होता है mgh। mgh देखिए रेफरेंस ये रहा। अब रेफरेंस के कंपैरिजन में आप बताइए, रेफरेंस से आप कैसा जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? नेगेटिव। रेफरेंस से ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे जा रहे हैं नेगेटिव, राइट साइड जा रहे हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हैं नेगेटिव। ए पर पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की, तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी mg, यहां से यहां तक की हाइट h, तो इसे हम कहेंगे mgh। इसे कहा जा सकता है mgh। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी की बात करते हैं। बी पर क्या हुआ भैया? बी पर ऑब्जेक्ट यहां से, ए से जब ऑब्जेक्ट आया तो रेस्ट पर था, और रेस्ट पर था, वेलोसिटी ए पर कितनी थी? सर बोले ए पर वेलोसिटी 0 थी। अब ऑब्जेक्ट नीचे चलकर आया, ऑब्जेक्ट नीचे चलकर आया, कितना चलकर आया? एक्स डिस्टेंस चलकर आया। अब सोचो बच्चों ध्यान से, हाँ क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट चलकर कहां से आया? बोले ऊपर से नीचे आया। नीचे आया इसका मतलब नेगेटिव, राइट गया मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट गया मतलब नेगेटिव, ऊपर गया मतलब पॉजिटिव। चलकर नीचे आया, ए से आया, तो ए पर वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस चलकर आया ए से बी? तो एक्स आया लेकिन डाउनवर्ड आया। एक्स आया लेकिन कैसा आया? डाउनवर्ड आया। और डाउनवर्ड आया इसका मतलब क्या लेंगे? माइनस एक्स लेंगे या प्लस एक्स लेंगे? तो माइनस एक्स लेंगे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को छोड़ा किस फोर्स के कारण नीचे आया? बोले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी डायरेक्शन कहां पर है बताओ? नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है? बोले सर जी है, ये भी डाउनवर्ड है, तो ए की वैल्यू आप माइनस जी लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमें बी पर वेलोसिटी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एट बी आएगा हाफ वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। तो बी का वैल्यू निकालना है। देखो, हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है। एक इक्वेशन होती है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और ऐसे एक होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं यहां पर इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। भैया देखिए, शुरुआत कहां से की? चला कहां से? चला ए से, पहुंचा कहां पर? बी पर। तो ए पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। बी पर वेलोसिटी निकालनी है। ए पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। बी पर क्या है? निकालनी है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। भाई चला कहां से? ए से, पहुंचा कहां पे? बी पर। डिस्टेंस कितना कवर किया? ए से भी डिस्टेंस कवर किया। देखो यहां से ए से भी डिस्टेंस कवर किया। तो पहले यहां तक कॉपी कर ले, यहां तक कॉपी कर ले, ठीक है ना? अब कॉपी हो गया होगा, तो चलिए अब बात करते हैं। बात करने वाली ऐसी है, वीबी का स्क्वायर यूए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, वीबी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यूए का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? 0 का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में? ए की वैल्यू आपके पास है माइनस जी। देखिए, ए की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने अभी डिस्कस किया था, वो नीचे की तरफ है, माइनस जी हम लेंगे।
तो ए लिया आपने माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेक करो, ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो माइनस एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं वीबी स्क्वायर इक्वल टू 2gx। वीबी स्क्वायर कैन बी रिटर्न 2gx। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बिकम हाफ एम वीबी स्क्वायर, हाफ एम वीबी स्क्वायर। तो चलो वीबी कितना चेक करो, वीबी स्क्वायर बोले सर हाफ एम 2gx, 2 से 2 कैंसिल, बी पर बोले काइनेटिक एनर्जी mgx है। चलो बी पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, mg बी का बॉटम से हाइट कितना है भैया, ये h था, ये x है, तो बॉटम से हाइट h माइनस x है, तो mg h माइनस x। और देखिए बॉटम से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव लिया है। तो चलिए हमने यहां तक समझ लिया। तो A पर हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। A पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0, आपके पास mgh है। दोनों का समेशन निकाल लेते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, तो आपके पास mgh आंसर आता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, ये आ जाता है mgh। चलो बी पर बात करते हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब बी पर हम बात करते हैं, तो बी पर कैसे निकाली जाएगी, एट बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बी पर काइनेटिक एनर्जी की बात हम करें तो ये mgx है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये mgh माइनस x। चेक कीजिएगा, mgx प्लस mgh माइनस mgx प्लस mgx माइनस mgx कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाता है mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, दोनों एनर्जी कैसी है, दोनों एनर्जी सेम। अब हम बात करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए mgh है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी mgh है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी निकालना है मुझे, आई हैव टू फाइंड सी। तो चलिए सी वैल्यू निकाल लेते हैं। एट सी की बात करते हैं। एट सी देखिए शुरुआत कहां से हुई, स्टार्टिंग कहां से हुई और एंडिंग कहां पर हो रही है। सर बोले शुरुआत हुई है ए से और एंड कहां पर हो रहा है, सी पर हो रहा है। ए पर शुरुआत में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो वेलोसिटी कितनी है 0, और सी पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी निकालना पड़ेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो हमें काइनेटिक एनर्जी एट सी अगर चाहिए तो हाफ एम वीसी स्क्वायर चाहिए। वीसी चाहिए तो क्या क्या चाहिए, सोचिए ए से सी चला तो कितना ऊपर से नीचे आया भाई, ए से सी चला, देखो जहां से चल रहा है वो क्या है, बोले यहां पर है, और उससे कहां आ रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, बोले डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बोले डाउनवर्ड नेगेटिव है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी आया माइनस एच, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी भी बताइएगा ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड है अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव लिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप और हम क्या कह सकते हैं, आप और हम कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। वी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल, फाइनल मतलब सी, इनिशियल कहां से शुरू हुआ, बोले भाई इनिशियल कहां से शुरू हुआ, बोले इनिशियल ए से शुरू हुआ। एक्सेलरेशन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, वीसी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर ट्वाइस माइनस जी माइनस एच, वीसी का स्क्वायर आ गया आपके पास में 2gh, वीसी का स्क्वायर आ गया आपके पास में 2gh। समझ में आ चुकी है बात। जैसे ही वीसी का स्क्वायर 2gh आया, देखिए बच्चों ध्यान से अब क्या होगा, वीसी का स्क्वायर 2gh है तो काइनेटिक एनर्जी एट सी आ गई हाफ एम वीसी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ एम। वीसी स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है, तो वीसी स्क्वायर को 2gh कहा जा सकता है, तो इससे हम कहते हैं mgh। काइनेटिक एनर्जी एट सी आ जाएगा आपके पास में mgh। चलिए अब देखिए ध्यान से, ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, सी से सी पहुंचा मतलब ग्राउंड पे पहुंच गया, ग्राउंड पे ही पहुंच गया, रेफरेंस पे पहुंच गया। तो रेफरेंस पर हाइट पोटेंशियल एनर्जी एट सी mg h। अब हाइट कितनी बताइए, सी पर हाइट है 0,
सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास में 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 0 आ चुकी है। अब देखो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सी पर बोलिए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? बोले सर काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0। वापस से आंसर कितना आ गया? वापस से आंसर कितना आ गया? सर बोले mgh आ गया। तो भैया ए पर कितना था? mgh, बी पर भी कितना था? mgh, और सी पर भी कितना है? mgh, और इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमने देखा शुरुआत में रस पर था, मतलब इसके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, फिर इसमें मोशन में आया तो काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी भी थी, फिर जब नीचे चला गया तो रेफरेंस पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में हो गई। शुरुआत में रस पर था तो जो भी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक में लेकर आप लोगों के साथ में हाजिर होऊंगा, और टॉपिक का नाम है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या कहते हैं पावर, पावर कैसी होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, अब लास्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं चैप्टर का, टॉपिक का नाम है पावर। या पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति। यहां शक्ति कपूर नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। शक्ति का मतलब है, हम सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़े पहलवान को देखकर और एक छोटे बच्चे को देखकर हम क्या कहेंगे, ज्यादा पावरफुल कौन दिख रहा है? तो आप कॉमन सेंस से जवाब देते हैं पहलवान पावरफुल दिख रहा है। हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को और किसी, हम कह सकते हैं यंग पर्सन को देख के जवाब देते हैं कि पावरफुल ज्यादा कौन है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हम ऐसा देख के जो कहेंगे वो सही होगा, पर हाँ मैक्सिमम केसेस में हम कह देते हैं कि भाई यंग पर्सन ज्यादा पावरफुल है और बुजुर्ग थोड़ा पावरफुल कम है। सो पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब मैं समझाना चाहूंगा। मान लो मेरे पास में वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट करता हूं, मैं वेट लिफ्ट करता हूं, 150 किलो का वेट उठाता हूं, नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ लाता हूं, नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ लाता हूं। जब मैं 150 किलो का वेट, 150 केजी का वेट नीचे से उठाता हूं और दोस्तों ऊपर की तरफ लेके आता हूं, मुझे लगा 2 सेकंड लाने के लिए, 2 सेकंड लगा मुझे, 2 सेकंड में मैं ऊपर ला पाया, ऊपर तान पाया, से खड़ा कर पाया। मेरे पास में एक बच्चा था, उसे 5 सेकंड लग गए, 5 सेकंड तक कोशिश कर रहा था कि ऊपर लेके आए, और इतनी हाइट तक लेके आया, उतनी ही हाइट तक लेके आया जितनी हाइट तक मैं लाया। उसकी हाइट मेरे जैसी थी लेकिन वो बच्चा था, उसे लगे 5 सेकंड। और एक पहलवान है, बहुत मजबूत पहलवान है, उसने उस वेट लिफ्टिंग को उठाया और हाफ सेकंड के अंदर उठा के ऊपर लेके आ गया। तो बताइए सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो आप कहेंगे पहलवान, फिर कहेंगे दूसरे नंबर पे पावरफुल कौन है? तो मैं आपके सामने, और तीसरे नंबर पे बच्चा। देखो यहां फर्क क्या पड़ा भाई, वेट तो उतना ही था, वेट तो उतना ही था, आपको उठाना था। हमने यहां टाइम से कंपैरिजन किया, जिसने कम टाइम में उठा दिया उसे हमने पावरफुल कहा, जिसने ज्यादा समय लिया उसे हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? कमजोर कहा, उसकी पावरलेस है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि उठा रहे हैं, तो हम मतलब वर्क कर रहे हैं। और वर्क का कंपैरिजन आप टाइम के साथ कर रहे हैं कि भैया किसने कम टाइम में किया, किसने ज्यादा टाइम में किया, किसने कम टाइम में किया, किसने ज्यादा टाइम में किया। सेम वर्क किया, जिसने कम टाइम में किया वो ज्यादा पावरफुल, जिसने ज्यादा टाइम में किया वो कम पावरफुल। सो पावर इज डिफाइंड एज कि जब आप वर्क डन पर यूनिट टाइम कहते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। पावर को हमने नाम दिया वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड। अगर 1 जूल वर्क करने में 1 सेकंड लगता है तो इसे 1 वैट पावर कहा जाता है, 1 वैट। अब अगर हम बात करें वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को कहते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो पावर को लिखने का तरीका वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसे ऐसा भी लिखा जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। यूनिट इसकी होती है 1 वैट। अगर किसी पर्सन को 1 जूल वर्क करने में अगर 1 सेकंड लगता है तो उसकी पावर को 1 वैट कहा जाता है। इसकी अदर पावर होती है एचपी, एचपी मतलब हॉर्स पावर, जिसे कहते हैं 746 वैट। एक और पावर होती है जिसे 1 kWh कहा जाता है, 1 किलो वैट आवर, 1 किलो वैट आवर। किलो वैट आवर पावर क्या कहते हैं? किलो मतलब 10⁻3, 1 वैट दैट इज 1 जूल पर सेकंड, और 1 आवर दैट इज 60 मिनट। आपस सुनना, 1 किलो, किलो मतलब 10⁻3, 1 वैट, वैट मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 1 जूल पर सेकंड।
1 आवर मतलब कितना होता है 60 मिनट, पर मिनट को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, 60 मिनट 60 सेकंड, सेकंड कैंसिल, 3600 इंटू 10⁻³ जूल। इससे आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान सुनना, 3600 को आप 100 लिख सकते हैं, 10⁻³ जूल, इसे आप लिख सकते हैं। अब आप 100 को कैसा लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 1 इंटू 1 10⁻3। बेस से में सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 36 इंटू 10⁻5 इंटू जूल लिखा जा सकता है। और अगर मान लीजिए मुझे ऐसा करना हो, मान लीजिए मुझे ऐसा करना हो, 36 इंटू 10⁻5 जूल है, मैं चाहता हूं कि इसे मैं और सही तरह से कन्वर्ट करूं, इसे कॉपी करना बच्चों। देखिए मैं चाहता हूं कि इसे मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 kWh कितना हो गया, 36 इंटू 10⁻5 जूल है, 36 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 5 जूल है, 36 डिवाइड बाय 10 मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। So 1 kWh can be written, 1 kWh can be written 3.6 10⁻6 जूल। बच्चों मैं आपको अभी एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। एक्चुअलिटी में ये टॉपिक 10th क्लास में पढ़ा जाता है, कई जगह पर 9 में भी पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक आपको नहीं भी समझ में आता है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो। मतलब हो सकता है कि इस टॉपिक को आप अगर वापस इलेक्ट्रिकल पावर जब आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तब इसको एक बार वापस देखिएगा। इलेक्ट्रिकल पावर ऐसे डिफाइन किया जाता है, समझने पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल पावर कैसे डिफाइन किया जाता है भाई, इलेक्ट्रिकल पावर भी वर्क डन पर यूनिट टाइम ही होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की हम बात करें सो वो होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं फिर कह रहा हूं नहीं समझ में आया तो चिंता की कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर जब आप पढ़ेंगे तब वापस देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देख लीजिएगा। W को लिख सकते हैं आप Q मल्टीप्लाई बाय V, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या कीजिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, W/T, W कितना है QV/T। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो पावर को लिखा जाता है IV। एक और लॉ लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप सीखोगे, उस समय वापस से वीडियो को देखना, पूरे वीडियो को ना भी देखा चलेगा, इतने पोर्शन को जरूर देखना। ओम्स लॉ नाम का एक टॉपिक होता है, ओम्स लॉ लिखा जाता है V = IR, सो पावर इक्वल टू होता है VI। देखो VI, आपने V को IR लिख दिया तो ये आ गया IR इंटू I, दैट इज I²I। और मान लो आपने I को लिख दिया V/R, I को लिख दिया V/R, तो V/R इंटू V, दैट इज V²/R। ये पावर के इतने एक्सप्रेशन आपके पास होते हैं। अब कुछ 102 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझेगा कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डेटा कैसा होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा है इस पर हम बात कर लेते हैं। पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कि पावर कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि 20 सेकंड टू कैरी अ बिग वेइंग 20 kg टू द हाइट ऑफ 50 मीटर, हाउ मच पावर दिस ही हैज यूज्ड। देखिए आपके पास में 20 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उस 20 kg के ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करते हैं और 5 मीटर की हाइट तक ले जाते हैं, h की वैल्यू 5 मीटर दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि अगर इसे लिफ्ट करने में 20 सेकंड लगता है तो बताइए कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होने वाला है, हमें यह जानकारी देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें जानकारी देनी कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होगा। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहां पर एक मैं बात मेंशन कर रहा हूं, G ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन टाइम कितना है आपके पास में 20 सेकंड, तो हमें W निकालना है। सो वर्क
और हम ये बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए ग्रेविटी कितना पावर कंज्यूम करेगी या ग्रेविटी कितना पावर लगाएगी, इस पे हमें बताना है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। 20 kg का ऑब्जेक्ट है तो देखिए 20g नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आप कहां कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं, 5 मीटर कर रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना है, फोर्स 20g, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, और कॉस 180 डिग्री आपके पास अवेलेबल है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा -100g। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ चुका है, -100g। g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं तो 10 आ गया, 10 तो यह आ गया -1000g। वापस एक बार देख लीजिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100, 100 मल्टीप्लाई बाय g 100g 1000 जूल, और पावर निकाला जा सकता है 1000 -1000 डिवाइड बाय आपके पास में 20 है, कैंसिलेशन -50 वाट। इतना पावर कंज्यूम हो रहा है। बच्चों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सेक्शन को लेकर मैं अलग से हाजिर रहूंगा। जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए उतने टॉपिक के बाद में आपको टॉपिक के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और डिटेल में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ताकि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो, आप समझ सकें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करने में मेरी तरफ से कोई मदद हुई है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उन बच्चों तक भी ये बात पहुंचाएं, उन बच्चों को भी ये बात जरूर दिखाएं जिन बच्चों को दिखाने से उनको फायदा हो, जो इकोनॉमिकली सफर्ड स्टूडेंट हो, जो परेशान हो, तकलीफ हो, पैसों की समस्या हो, क्लास नहीं लगा सकते, उन तक भी जरूर वीडियो पहुंचाएं। क्योंकि उद्देश्य यही है कि सब लोग आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ने वो भी चाहिए जिनके पास पैसों की दिक्कत हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को लेकर मैं हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए और साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।